हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर होने वाला है। आज हम आप सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पढ़ते हैं और पहचान के बाद इसमें कौन कौन से सेंटेंस बनाए जाते हैं वो आज इस वीडियो में और इस क्लास में हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो आप सबसे पहले यहां पर डालेंगे पहचान, किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करते हैं। ओके, चलिए। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ओके, अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण देखेंगे जिससे कि हम इस टेंस की पहचान कर सकें, ठीक है। चलिए, मान लीजिए मुकेश पतंग उड़ाता है। अगर आपको एक हिंदी का वाक्य लिख करके दिया जाए, जैसे पूछा जाए मुकेश पतंग उड़ाता है, तो आपको यह कहा जाए कि आप इस वाक्य को देख करके ये बताइए कि यह वाक्य किस टेंस का है। तो आप इसे पढ़ेंगे, मुकेश पतंग उड़ाता है। अभी अभी हमने पहचान में आपको बताया कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द मिले उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इस वाक्य के अंत में क्या देखने को मिला है, ता है देखने को मिला है। जिस भी वाक्य हिंदी वाक्यों में, जिस भी वाक्यों में हमको जिस भी सेंटेंस में ता है, ती है, ते है आदि सब देखने को मिलता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये हमारा किस टेंस का वाक्य लिखा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य लिखा गया है। अब आपसे अगर बात करें कि इन हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी वाक्यों में ट्रांसलेट करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस तरह से हम अंग्रेजी वाक्यों में ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहली बात आपको क्या क्या चीजें ध्यान देने वाली चीज है। सबसे पहले तो आपको टेंस की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। टेंस पहचानने के बाद आपको किसकी पहचान होनी चाहिए, सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए। सेंटेंस अगर आपको मालूम है तो सेंटेंस के बाद आपकी बारी किसकी आती है, आपको पिक आउट करने की बारी आती है। क्या क्या चीजें आपको एक हिंदी के वाक्य में ढूंढना होता है। तो सबसे पहली बात क्या होता है, सब्जेक्ट को ढूंढना। जस्ट सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब को ढूंढना प्लस ऑब्जेक्ट को ढूंढना। इन्हीं तीनों चीजों को अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आप जो है इस वाक्य को अंग्रेजी वाक्यों में बदल सकते हैं। तो ये चीज आपको कैसे ढूंढेंगे, किस तरह से आप पाएंगे इनको। देखिए, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता जो पूरे वाक्य में काम कर रहा हो, ठीक है। अब मेन वर्ब अगर आपको पहचानना है, मुख्य क्रिया, ठीक, ऑब्जेक्ट, ये दो चीज अगर आपको ढूंढना है तो आपको कुछ करने की नीड ही नहीं है। बस आप सब्जेक्ट को ढूंढो, उसके बाद आप तो फटाफट हर एक चीजों को आप पहचान पाओगे। मेन वर्ब भी ढूंढ लोगे, ऑब्जेक्ट भी ढूंढ लोगे, ठीक है। चलिए, इस वाक्य में जो काम कर रहा होगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा। मुकेश पतंग उड़ाता है, यानी कि सब्जेक्ट कौन हो रहा है, किसके द्वारा पतंग उड़ाया जा रहा है, कौन पतंग उड़ाता है, तो कहेंगे आप मुकेश। यानी कि जो मुकेश काम कर रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर है भैया। चलिए, अब ध्यान से देखिए, अगर आप सब्जेक्ट निकाल लेते हैं तो मेन वर्ब निकालने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे से वाक्य के अंत में जाएं जिससे आप पहचान करते हैं। अगर उसकी कोई मीनिंग्स होती है तो यह जो है मेन वर्ब होगा, अगर नहीं होती तो उसके एक कदम पीछे की ओर आना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, उड़ाता है, उड़ाता है की कोई मीनिंग होती है, हाँ फ्लाई होती है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब जो कुछ भी बचता है उस सब का सब क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि पतंग हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये तीन चीजें अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आप जो है इस सेंटेंस को हल कर सकते हैं। चलिए, अब ध्यान देने वाली बात तो ये है कि आप तो जो है जो भी वाक्य दिए गए आप उसको पहचान पाए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तो आपको अब करना है कि जितने भी टेंस हैं आपके, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, इन सभी टेंसेस में आपको सबसे पहले बात तो ये याद रखनी है कि टेंस के अंदर कितने कितने तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं।
अगर देखा जाए तो 3 तरह से सेंटेंस बनते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, जाहिर सी बात है कि जिसमें पूरा काम किया जा रहा हो, कहने का मतलब उसमें कोई बाधाएं ना आए या फिर कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि तुमसे आकर के प्रश्न कहे पूछे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो मुकेश पतंग उड़ाता है, ये जनरल सी बात है कि हाँ मुकेश पतंग उड़ाता है, तो यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। चलिए इस सकारात्मक वाक्य में कुछ हम नियम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए रूल्स क्या होते हैं जिससे कि हम ट्रांसलेट कर सकें, ठीक। एक बेसिक जो है रूल्स हम बनाते हैं जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो कहने का मतलब यहां पे होगा सब्जेक्ट, और एक चीज थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो जो होता नहीं है आई यू, कैसा नाउन होगा यार, नहीं मालूम, चलो छोड़ो जानो। देखिए सिंगुलर नाउन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज होने वाला है, सिंगुलर नाउन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी हमारा प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन का सब्जेक्ट होगा, तब उसमें हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे, यस या यस लगाने की कोई नीड नहीं होगी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा आप लोग, हम लिख नहीं रहे हैं और बेसिक रूल बना रहे हैं। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देना, यस या यस प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। फिर वैसे आता है आई दे यू वी, तो यहां पे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपकी बारी आती है कि यहां पर जो है यस भी लगाना है और ईएस भी लगाना है। तो आप इसको कैसे पता करोगे कि किन किन मेन वर्ब के साथ यस का प्रयोग किया जाएगा, किन किन मेन वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग किया जाएगा। तो आज आपके ये सारे डाउट्स को हम क्लियर कर दे रहे हैं कि किन किन मेन वर्ब के साथ यस लगाना और किन किन मेन वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप नोट करेंगे ईएस किन किन मेन वर्ब के साथ यूज होने वाला, ठीक है। जिस भी मेन वर्ब के अंत में यस आपको देखने को मिले, यस डबल यस देखने को मिले, यस एच देखने को मिले, सी एस देखने को मिले, यक्स देखने को मिले और ओ देखने को मिले, तो अब आप जो है उस मेन वर्ब में ईएस लगा करके प्लूरल यानी कि ईएस लगा करके मेन वर्ब को बनाएंगे, ठीक है। अगर यस मतलब कि अगर यहां से देखा जाए, अगर कोई भी मेन वर्ब, अगर आपके कोई भी मेन वर्ब इन लेटर से समाप्त नहीं हो रहे हैं, तब आप जनरल सी बात है कि आप यस लगा करके उस मेन वर्ब को पूरा करेंगे, ठीक है। तो हम एक हिंदी का वाक्य लिखे थे, एक वाक्य लिखा गया है, हमसे पूछा जा रहा है मुकेश पतंग उड़ाता है। अब आपको यहाँ पे मैंने सब चीजें पिक आउट करके बता दिया था, ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपको यहां से सबसे पहले अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करना होगा, तो आपको यही इतने चीजों पर आपको ट्रांसलेट करना होता है। सबसे पहली चीज क्या आती है, सब्जेक्ट आती है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको क्या लगाना है, मेन वर्ब लगाना है और क्या लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना है नियम के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मुकेश। मुकेश एक लड़के का नाम है, यानी कि नेम वाला रूल कौन है, नेम वाला रूल तो ये भैया, यानी कि ये होगा सब्जेक्ट। तो मुकेश है तो मुकेश ऐसे लिख देना है, मुकेश हो गया। मुकेश का मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगाना है या फिर ईएस लगाना है। तो मेन वर्ब क्या है, उड़ाता, उड़ाना की अंग्रेजी क्या होती है, फ्लाई। फ्लाई में ध्यान से देखेंगे ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब का अंत किस लेटर से हो रहा है, वाई से। यहाँ कहीं वाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ईएस लगाने की कोई नीड नहीं है। तब हमें क्या लगाना होगा, यस लगा करके इस मेन वर्ब को पूरा करना होगा। मुकेश फ्लाइज। अब क्या है, ऑब्जेक्ट कह रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हमारा, पतंग। पतंग को कहते हैं काइट, ठीक है। नोट कर लो, चलो फिर ऐसे ही आगे 2-3 वाक्य दिए जा रहे हैं, उन सभी वाक्यों को हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए जैसे क्या दिया जाए, राधिका गीत गाती है।
इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट राधिका होगा, मेन वर्ब क्या होगा, गाती है, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, गीत, यानी कि राधिका एक लड़की का क्या है, नाम है। तो आपको राधिका लिखना है। राधिका, राधिका लिखने के बाद आपको मेन वर्ब ढूंढना है। गाती, गाती का अंग्रेजी क्या होती है, सिंग, और सिंग में क्या जोड़ देंगे, यस, क्योंकि इसका इस मेन वर्ब का अंत जो है सी एच, यस एच, या डबल एस, या ओ, या यक्स, या यस से नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस मेन वर्ब में यस जोड़ करके इस मेन वर्ब को पूरा करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, एक गीत, लिखेंगे अ सॉन्ग, ठीक है। ऐसे ही तीसरा सेंटेंस क्या होगा, वह भोजन पकाती, वह भोजन पकाती है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा गेस करना होगा कि यहां पर लड़का है या लड़की काम कर रही है। वह भोजन पकाती, यानी कि आपको यहां देखने को मिल रहा है कि एक लड़की काम कर रही है भोजन पकाने का, ठीक है। तो यहाँ पे वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सी। सी अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाना है। पकाती की अंग्रेजी क्या होती है, कुक, कुक में क्या जोड़ देंगे, एस, तो सी कुक्स हो जाएगा। भोजन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। क्लियर है। चलिए ऐसे चौथा सेंटेंस देखेंगे, तुम पत्र लिखते हो। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू के बाद ये सब्जेक्ट, यानी कि इस वाले रूल में आ रहा है सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कुछ लगाने की नीड नहीं है, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब ढूंढना। मेन वर्ब क्या है, लिखते की अंग्रेजी होती है राइट। यू राइट पत्र, यानी कि हमेशा कभी भी लिखते हो तो एक ही लेटर लिखते हो, 2 3 4 नहीं लिखते हो लगातार, ठीक है। ऐसे ही पांचवा सेंटेंस क्या होगा, वह सेब खाती है। तो आप वह सेब खाती है, तो चलिए अब देखते हैं ये सेंटेंस, ठीक है। वह सेब खाती है, तो वह सेब खाती की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सी ईट्स अ एप्पल। मान लीजिए मैंने लिखा है सी ईट्स अ एप्पल, तो अब यहां पर देख करके बताओ कि सी ईट्स अ एप्पल क्या सही है, नहीं सही है। हाँ क्यों, क्योंकि जब भी एक चीज नोटिस करिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वॉवेल लेटर, वॉवेल्स लेटर से शुरू हो तो उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ तो यहां पे क्या लग जाएगा, एन, यानी सी ईट्स एन एप्पल, ओके। चलिए अब हम क्या डालते हैं, सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अब हम चलिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यहाँ पे नोट कर लीजिए। निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। ये नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, जिस वाक्य के बीच में, जिस भी वाक्य के बीच में क्या शब्द हमको देखने को मिलेगा, नहीं, या फिर कभी नहीं। अगर ये जिस भी वाक्य के बीच में मिलेंगे तो आप तुरंत बोलेंगे कि यह नकारात्मक सेंटेंस है, यानी कि नकारात्मक वाक्य है। तो इसका रूल क्या होता है, तो यहां हम लिखेंगे रूल, ही सी इट नेम। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा, डज के साथ नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आई, दे, यू, बी, इन प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे कि कोई वाक्य आप लेते हैं, जैसे मैं पत्र नहीं लिखता हूं।
अब आपको सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट बताने की कोई जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि हमने इसके पहले ही अभी थोड़ी देर पहले जस्ट आपको बताया कि जो है सब्जेक्ट कैसे पिक आउट करते हैं, मेन वर्ब कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कैसे छाटा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट है मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई वाला ये रूल्स है। सब्जेक्ट क्लियर हो गया। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमको डू नॉट लगाना। डू नॉट किसकी अंग्रेजी अब यहाँ पे होगी, नई शब्द के, तो यहाँ लगाना आई डू नॉट। अब मेन वर्ब क्या है, लिखता हूं, लिखना की अंग्रेजी क्या होती है, राइट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र को हम अ लेटर कहते हैं। क्लियर है। अब जैसे बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ता है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ता है। सब्जेक्ट क्या है, बंदर को अंग्रेजी में कहते हैं द मंकी। द मंकी एक एनिमल का नाम है, तो नेम वाले में चलेंगे, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको डज नॉट लगाना है। ये किसकी अंग्रेजी होगी यहाँ पे, नई शब्द की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डज नॉट। द मंकी डज नॉट। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, चढ़ता। चढ़ता की अंग्रेजी क्या होती है, क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब। में यस या यस नहीं जुड़ता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या यस लगाने की नीड होती है, और निगेटिव इंटेरोगेटिव में यस या यस लगाने की कोई नीड नहीं होती है। तो द मंकी डज नॉट क्लाइंब हो गया। अब ऑब्जेक्ट आपका क्या है, यहां से लेकर के यहां तक ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आपके किसी भी वाक्य में दो या दो से अधिक जो है ऑब्जेक्ट के शब्द बचते हैं, तो आपको पीछे की तरफ से चलना है। तो यहां पर हमको देखने को पहले मिल रहा है पर की अंग्रेजी क्या होती है, ऑन द। अब पेड़ की अंग्रेजी क्या होती है, ट्री। ठीक है, चलिए तीसरा वाक्य क्या लिखेंगे, मछुआरा मछली नहीं पकड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि मछुआरा का काम ही क्या है, मछली पकड़ना। लेकिन यहां पर हमने कुछ वाक्य में क्या बोला है कि जो है मछुआरा मछली नहीं पकड़ता है। ये बात तो सही नहीं है, लेकिन मछली पकड़ता नहीं है, तो ये वाक्य है, वाक्य हम बना रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मछुआरा का काम मछली पकड़ना है तो मछुआरा मछली नहीं पकड़ता, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो क्या होगा, मछुआरा क्या कहते हैं, द फिशरमैन। द फिशरमैन एक मछुआरे का नाम है, यानी उसकी अंग्रेजी क्या होती है, द फिशरमैन, यानी कि नेम है। ठीक है, अब नेम के साथ नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, डज नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पकड़ना की अंग्रेजी क्या होती है, कैच, CATCH है। ठीक, अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, मछली को कहते हैं द फिश। ठीक, जैसे कहा दिया जाए रोहित टीवी नहीं देखता है, तो क्या कहेंगे, रोहित क्या हो जाएगा, रोहित डज नॉट। देखना की अंग्रेजी क्या होती है, सी में क्या लगा, सॉरी सी होती है। देखना की अंग्रेजी क्या होती है, सी। क्या देखते हैं, टीवी को क्या कहते हैं, टेलीविजन। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलें। अब सेंटेंस हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए यहां ध्यान से देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें हम कुछ और भी कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, या डुअल इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इन तीनों चीजों को आपको इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम आपको बता देंगे कि कैसे आप डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये सारी चीजें इसी में हम बताने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसमें आपको दो नियम को याद रखना पड़ेगा कि हर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो नियम आपको बार बार वही चीजें रिपीट करनी पड़ेगी। तो एक ही बार हम लिखेंगे, इसके बाद जितने भी सेंटेंस पढ़ाए जाएंगे आपको, उसमें इंट्रोगेटिव के कोई नियम लिखने की नीड हमें नहीं होती है। ठीक है, तो केवल आप इसी क्लास में इंट्रोगेटिव के जो दो नियम है उसे आप जान लेंगे। ठीक है, चलिए पहला नियम क्या होता है, नियम या शर्त। नियम फर्स्ट क्या होगा, जब कोई वाक्य यानी कि क्या शब्द से शुरू हो,
क्या के स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब लिखकर सब्जेक्ट लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब लिखकर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। अब नियम नंबर 2 क्या कह रहा है? जब कोई वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, किसका या कितना या फिर कौन आदि शब्द आए तो सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी मीनिंग लिखते हैं। उस शब्द की अंग्रेजी मीनिंग लिखते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिखते। ओके, ये आपके 2 नियम हैं। अगर आपका कोई वाक्य दिया जाए, आपको कोई भी वाक्य दिया जाए और उस वाक्य में आपसे पूछा जाए कि यह वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस का है, तो आप इस वाक्य को किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? तो पहले उस वाक्य को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसमें 2 कंडीशन आपको दिखाई देती है। या तो वाक्य आपका क्या शब्द से शुरू होगा, या तो ये क्या, क्यों, कैसे, जब, तब आदि शब्द वाक्य के बीच में आएंगे। अगर आपके हिंदी के वाक्य यानी कि जो वाक्य दिया गया होगा उस वाक्य में आप अगर पढ़ने पर आपको ये मिले कि वह वाक्य जो है क्या शब्द से शुरू हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे कि उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वही हेल्पिंग वर्ब उस क्या की अंग्रेजी मीनिंग बन जाएगी। फिर उसके बाद जस्ट आपको सब्जेक्ट लिख देना है। फिर आपका तो प्रोसेस बढ़ ही जाएगा। लेकिन अगर कोई हिंदी का वाक्य दिया, अगर कोई भी एक वाक्य दिया गया, उस वाक्य के बीच में अगर क्या, क्यों, कैसे, जब, तब, किसका, कितना, कौन बैठा हुआ नजर आएगा, तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले जो बीच में क्या, क्यों, कैसे शब्द है ना, इसकी मीनिंग लिखेंगे, यानी कि इसकी अंग्रेजी मीनिंग लिखेंगे। इसके अंग्रेजी मीनिंग लिखने के बाद ये इंट्रोगेटिव खत्म नहीं होगा। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। जिस टेंस में है ये वाक्य उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। फिर इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। तब आपका आगे का प्रोसेस हो सकेगा। ठीक है। जैसे कि वाक्य हम 1-2 करवा के आपको बता दे रहे हैं। जैसे, क्या रोहन चाय पीता है? अब ये वाक्य लिखा गया है। अब इस वाक्य को आप पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? क्या रोहन चाय पीता है, यानी कहती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो वाक्य लिखा ही गया है। लेकिन अगर हम देखें तो ये वाक्य जो है क्या शब्द से शुरू हुआ है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमने इस दोनों मतलब ये दोनों नियम में आपको क्या पता चल रहा है कि इन दोनों नियम में आपको पता चल रहा है कि क्या शब्द कहां पे आ रहा है, पहले वाले नियम में आ रहा है। यदि कोई वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो सबसे पहले हम उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यानी कि क्या शब्द की हेल्पिंग वर्ब किनके अकॉर्डिंग। यहाँ पर रोहन है, रोहन के साथ डज लगता है, डू लगता है, तो डू लगता है, यानी कि क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? डज होगी, डज होती है। ठीक है। अब रोहन क्या है, रोहन को ऐसे उतार देना है। जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, डज रोहन। अब पीता की अंग्रेजी क्या होती है? टेक होती है। क्या पीता है? टी। अब पूछोगे टेक मीन्स होता है लेना, हाँ लेना होता है, बट यहाँ पे जो चाय है ना, जो चीजें हमेशा हॉट होती हैं, जो चीजें हमेशा गर्म होती हैं, उन चीजों को अगर डायरेक्टली आप पी रहे हो ना तो उसको हम कहते हैं टेक। ठीक है। अगर वही चीज अगर ठंडी होती तो वहां पे हम ड्रिंक कहते। ये बात आप समझिएगा। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे क्या, जैसे क्या हम पत्र भेजते हैं। क्या हम पत्र भेजते हैं, तो यहाँ पर क्या की अंग्रेजी मीनिंग नहीं लिखनी है। क्या के लिए हमको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब लिखना है, क्योंकि जब कोई वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो
क्या के स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब लिखकर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। ये बात हमने पहले बताया था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हम है, हम के साथ क्या लगता है, वी, वी के साथ डू लगता है, डज लगता है, तो डू लगता है वी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू। डू वी भेजना की अंग्रेजी क्या होती है, सेंड, क्या भेजते हैं, अ लेटर। ठीक है। तीसरा वाक्य, रोहित फूल क्यों तोड़ता है। अब ये समस्या आ गई आपकी, वही दूसरा वाला नियम, जब कोई वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, किसका, कितना, कौन शब्द आ जाए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी मीनिंग लिखते हैं। रोहित फूल क्यों तोड़ता है, यहां पर हमको क्या छिपा मिला है, क्यों। क्यों को हम सबसे पहले लेकर के आएंगे बाहर, और क्यों की अंग्रेजी मीनिंग लिखते हैं। क्यों की मीनिंग क्या होती है, तो क्यों की मीनिंग जो होती है वो क्या होती है, वाई। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई। बताइए इंट्रोगेटिव खत्म हो गया, नहीं, ये कैसा सेंटेंस होगा, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव, WH फैमिली, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। तो यहाँ पर हम क्यों की अंग्रेजी वाई कर लिए। अब वाई के जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट ढूंढना, सब्जेक्ट रोहित है, रोहित। तो रोहित में आपको करना क्या होता है, रोहित के साथ डू लगता है, डज लगता है, तो आप कहेंगे रोहित के साथ क्या लगता है, हाँ डज लगता है। अभी भी पहले बताया था, जरूरी नहीं है कि बार बार वही नियम को हम लिखें इसमें। ठीक है। तो क्या होगा, हाँ रोहित के पहले डज लगेगा, फिर क्या हो जाएगा, रोहित हो जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है, नहीं, ये तो केवल अफर्मेटिव में लगता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, तोड़ना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, प्लक। आप क्या तोड़ते हैं, फूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्लावर। ठीक। विपत्र, विपत्र कब लिखते हैं, तो यहां पर भी हमको क्या देखने को मिला, कब। कब की अंग्रेजी मीनिंग क्या होती है, व्हेन। अब दे के साथ क्या लगता है, डू नॉट, डू लगेगा या डज लगेगा, तो दे के पहले यहां पे हम क्या लगाएंगे, डू, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी WH फैमिली का हुआ, फिर इंट्रोगेटिव हुआ, फिर क्या हुआ, दे सब्जेक्ट होगा। लिखते का अंग्रेजी क्या होती है, राइट, क्या लिखते हैं, अ लेटर। ठीक है। अगर आपको रूल बार बार बताने की बात है तो ये लिख लो ऐसे। ठीक है। तुम सब वही चीज है ना, ही, सी, इट, नेम, यानी कि ये इंट्रोगेटिव का है। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, इनके साथ क्या लगेगा, डज प्लस सब्जेक्ट, यही तो, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बार बार ये लिखने की जरूरत है, प्लस ऑब्जेक्ट आई, दे, यू, वी। इनके साथ क्या लग जाएगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो है। बार बार कितनी बार लिखा जाएगा इसको, नोट कर लो। चलिए, समझ में आया ना।